नमस्कार। आज बात राजा महेंद्र प्रताप की। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि शायद या तो हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि जो कुछ लिखा है, जो कुछ उपलब्ध है, वो हम पढ़ते नहीं है, और या फिर कुछ लोगों की जिद, कुछ लोगों के दुराग्रह इतने बढ़ गए हैं कि ऐसे इतिहास को भी तोड़ने फोड़ने की कोशिश करते हैं जो हमारे सामने स्पष्ट रूप से लिखित रूप में उपलब्ध है। न वो सुभाष चंद्र बोस की लिखी चीजें पढ़ते हैं, न उनके भाषण पढ़ते हैं, और न राजा महेंद्र प्रताप की खुद लिखी जीवनी पढ़ते, आत्मकथा। जी मैं बता दूं कि राजा महेंद्र प्रताप की आत्मकथा कुछ दिनों पहले तक अमेजन पर उपलब्ध थी। अभी किसी ने बताया कि वो अमेजन पर उपलब्ध नहीं है। मुझे उम्मीद है कि जब एक बार दोबारा चर्चा शुरू हुई है उन पर, तो उनके जो प्रकाशक हैं वो संज्ञान लेंगे और उस किताब को दोबारा से प्रकाशित करेंगे। तो आज राजा महेंद्र प्रताप के बारे में जो कुछ मैं बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ उनकी जीवनी से बताऊंगा, उन शब्दों के माध्यम से बताऊंगा जो राजा महेंद्र प्रताप ने खुद लिखे। जीवनी की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। डॉक्टर वीर सिंह जो शोधकर्ता हैं राजा महेंद्र प्रताप के, उन्होंने इसका संपादन किया है और इस जीवनी में राजा महेंद्र प्रताप ने जो डायरीज लिखी, जो अपने संस्मरण लिखे, वो सारे के सारे उपलब्ध हैं। तो राजा साहब बताते हैं कि उनका जन्म 1 दिसंबर 1886 को अलीगढ़ जिले में मुरसन के राजा घनश्याम सिंह बहादुर के घर हुआ था। वो उनकी तीसरी औलाद थे, तीसरे संतान थे, तीसरे पुत्र थे। 3 साल की उम्र में उनके एक रिश्तेदार हाथरस के राजा हरनारायण सिंह ने उनको गोद ले लिया, जिनकी जागीर में अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर के कुछ गांव थे। ये दोनों परिवार ऐसे थे जिनके पास एक जमाने में बड़ी स्टेट्स थी, लेकिन 1857 के 1857 के विद्रोह में हिस्सा लेने के फलस्वरूप जिनकी स्टेट्स जब्त कर ली गई और बाद में उन्हें वापस की। और जब वापस किया गया तो पूरा का पूरा स्टेट वापस नहीं किया गया, कुछ कुछ गांवों की जमींदारी टाइप की चीज इनको दी गई, लेकिन चूंकि पुराने राजा थे इसलिए उनको राजा ही कहा जाता था। महेंद्र प्रताप ये भी बताते हैं कि ये जो राजा की उपाधि थी ये मुगलों के समय उनको मिली थी, लेकिन बाद में जब अंग्रेजों के साथ सुलह समझौता हो गया तो उनकी ये उपाधि जो है वो मेंटेन रखी गई। इसीलिए उनके नाम में आप राजा महेंद्र प्रताप पाते हैं। अब कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोग हल्ला कर रहे हैं कि राजा महेंद्र प्रताप ने जमीन दी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए। बेकार की बात है। उनका जन्म ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बनने के बाद हुआ था। किस्सा यह है कि उनके जो पिता थे राजा घनश्याम सिंह बहादुर, वो सर सैयद के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और उन्होंने कुछ जमीन दी थी, लेकिन इस बारे में राजा महेंद्र प्रताप ने अपनी जीवनी में कुछ भी नहीं लिखा। वो बताते ये हैं कि जिस परिवार ने उनको गोद लिया था उसमें विरासत को लेकर झगड़ा चल रहा था। इनके पिता को लगा कि कहीं उस झगड़े में राजा महेंद्र प्रताप का कोई नुकसान ना हो जाए, तो वो उनको फिर से वापस अपने घर ले आया, मुरसन ले आया, और फिर उनका अलीगढ़ में एडमिशन हुआ। पहले एक सरकारी स्कूल में हुआ और बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो MAO उस समय था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, उसका जो स्कूल था उस स्कूल में उनका एडमिशन हुआ और वहां पर रहने के लिए उनको 4 कमरों का बंगला मिला। राजा के बेटे थे जिसमें नौकर चाकर सब रहते थे, उनके साथ 10 नौकरों का एक काफिला रहता था और सैयद परिवार के लिए वो घर के लड़के जैसे थे। वो एक किस्सा सुनाते हैं कि सैयद साहब के बेटे जो हैं एक बार बैठे हुए थे और उनके नाती खेल रहा था। वहां पर महेंद्र प्रताप जी भी गए तो उनके बेटे ने कहा कि तुम मेरे बेटे जैसे ही हो, जैसे ये मेरा बेटा है वैसे ही तुम भी हो। तो इस तरह का परिवार उनको सैयद, इस तरह का प्यार उनको जो है सैयद परिवार में मिलता था। वहां पर जब वो पढ़ रहे थे तो सामान्य जैसे विद्यार्थी होते हैं वैसे ही विद्यार्थी थे। गणित में वो काफी अच्छे थे, लेकिन अंग्रेजी में वो खुद बताते हैं कि कमजोर थे और मिडिल में एक बार फेल हुए। उस जमाने में FA हुआ करता था, फेलो ऑफ आर्ट्स, उसमें एक बार फेल हुए और फाइनली उनको जो है
बीए की डिग्री नहीं मिल पाई। इसी समय 1911 में 1911 में एमएओ कॉलेज जो उस जमाने में था, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, उसके कुछ छात्र जो हैं वो टर्की गए। जब बाल्कन वार वहां पे चल रहा था तो टर्की गए बाल्कन वार में सहयोग करने टर्की का। राजा महेंद्र प्रताप बताते हैं कि वो भी उस युद्ध में गए, शामिल हुए, हालांकि वहां से वो जल्दी ही लौट। जींद के राज परिवार में उनकी शादी हुई थी। और जींद आप जानते हैं एक बड़ी रियासत थी। तो उनके ससुर, उनके जो साले, ये सारे लोग थे वो काफी पावरफुल लोग थे। तो वहां उनकी शादी हुई। शादी के बाद 1906 की वो घटना बताते हैं, यानी बाल्कन वार में जाने से पहले की घटना बताते हैं कि 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस का महाधिवेशन हो रहा था। बताते हैं कि वो अपने साले के साथ जींद में ही बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि मुझे कांग्रेस के अधिवेशन में जाना है। उनके ससुर भी थे वहां पर, नशे में थे, शराब का दौर चल रहा था। तो उनके ससुर साहब ने नशे में ही कहा कि अगर आप कांग्रेस के अधिवेशन में गए तो हो सकता है हमारे राज्य में आपके आने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। ये सुन के शौक तो लगा महेंद्र प्रताप जी को, लेकिन इसके बावजूद वो वहां से डायरेक्टली कलकत्ता पहुंचे और कांग्रेस के अधिवेशन के अंतिम दिन वहां पर पहुंचे। वो बताते हैं कि वहां पर दादा भाई नौरोजी को सुनने को मिला, विपिन चंद्र पाल को सुनने को मिला, और अपने इस अनुभव को वो बड़ी खूबसूरती से अपने यहां दर्ज करते हैं। वहां से वो स्वदेशी का प्रण लेकर आए और स्वदेशी के कुछ बड़े अच्छे प्रयोग बताते हैं। कपड़े वपड़े तो खैर अपने जलाए, पत्नी ने मना कर दिया कि इतने महंगे कपड़े मैं जलाने नहीं दूंगी, तो पत्नी के कुछ तौलिया वलिया एक आध देकर जलाई, जो महंगे कपड़े थे वो नहीं जलाने दिए गए। लेकिन शराब को लेकर वो स्वदेशी हो गए। उन्होंने तय कर लिया कि अब अगर शराब पीऊंगा तो मैं अंग्रेजी शराब नहीं पीऊंगा, देशी शराब ही पीऊंगा। उसको लेकर उन्होंने कई छोटे बड़े किस्से अपनी जीवनी में लिखे हैं, जो आप पढ़ेंगे तो बहुत रोचक किस्से। 1907 में वो पहली बार देश के बाहर निकले और अपनी पत्नी के साथ हंगरी, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा और कई सारे अन्य देशों की यात्रा। लौटने के बाद 1913 में वो भारत भ्रमण पर निकले और भारत भ्रमण के क्रम में ही वो द्वारिका गए। ये बेहद इंटरेस्टिंग घटना है। द्वारिका में वो एक मंदिर में गए। जब मंदिर में प्रवेश के लिए जा रहे थे तो पुजारी ने पूछा, आप किस जाति के हैं? इन्होंने कहा, मैं भंगी हूं। पुजारी ने कहा, फिर आप अंदर नहीं जा सकते। तब तक वहां के जो रॉयल्टीज वगैरह थी, राजा वगैरह थे, वो लोग उन लोगों को पता चला कि महेंद्र प्रताप जी आए हैं, तो वो लोग आ गए और कहा गया कि अरे भाई कैसी बातें कर रहे हैं, ये कैसे मणि मंदिर में जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन राजा महेंद्र प्रताप ने उस दिन ये तय किया, यह प्रण किया कि जिस मंदिर में किसी दलित को प्रवेश नहीं करने दिया जाता है उस मंदिर में मैं कभी नहीं जाऊंगा, और इस प्रण को आजीवन निभाया। जबकि वो धार्मिक थे, ऐसा नहीं था कि उन्होंने धर्म छोड़ दिया था, वो धार्मिक थे। लेकिन ये जो छुआछूत थी, यह जो दलितों के साथ भेदभाव था, उन्हें इतना बुरा लगा कि उस दिन के बाद से उन्होंने तय किया कि जिस मंदिर में भी ये नियम होगा कि उसमें दलित नहीं जा सकते, उसमें वो खुद भी नहीं जाएंगे। इसी समय, इसके पहले एक बड़ी मजेदार घटना 1908-1909 में, दरअसल उनकी जो पूरी डायरी है, उनका जो पूरी जीवनी है, वो आप देखेंगे थोड़ी हैप्पीजार्ड सी है। अब जिस तरह का जीवन उन्होंने जिया, उसमें बहुत समय तो मिला नहीं होगा कि बैठ के अपनी जीवनी लिखें, इसीलिए उनको वीर सिंह जी से एडिट करानी पड़ी होगी। इसलिए हैप्पीजार्ड है, घटनाएं आगे पीछे होती। तो उसी सिलसिले में 1908-1909 की एक घटना का उन्होंने जिक्र किया। वृंदावन में जहां वो रहते थे, जहां उनकी ढेर सारी संपत्ति थी, वहां उन्होंने सारे अपने मित्रों को, राजाओं को, रिश्तेदारों को, सबको एक आमंत्रण पत्र भिजवाया कि मेरे बेटे का नामकरण संस्कार है, उसमें आप शामिल हो। अब जाहिर है कि राजा साहब के बेटे का नामकरण है तो कोई खाली हाथ तो आएगा नहीं। कोई सोना लेकर आया, कोई पैसे लेकर आया, कपड़े लेकर आया, और बेशकीमती चीजें लेकर आया। ये सब लेके वहां पे पहुंचे, और जब पहुंचे तो हुआ क्या कि उन्होंने बताया कि मैं एक टेक्निकल कॉलेज, प्रेम महाविद्यालय की स्थापना करना चाह रहा हूं। काफी दिनों से उनके मन में ये चल रहा था कि भारत के अंदर, मथुरा के अंदर एक ऐसे कॉलेज की स्थापना की जाए जहां आधुनिक शिक्षा हो और उसके साथ साथ तकनीकी शिक्षा हो, जिससे लोगों को
रोजगार मिल सके। और इसका नाम उन्होंने रखा था प्रेम महाविद्यालय। तो वो सारा सारा जो पैसा वगैरह उनके पास आया था, जो गिफ्ट वगैरह लेके लोग आए थे, वो सारा का सारा प्रेम महाविद्यालय की स्थापना में। और सिर्फ इतना ही नहीं, मथुरा में जितनी भी उनकी संपत्ति थी, जितने भी उनके घर थे, यहां तक कि पत्नी के रहने के लिए जो नया महल बनाया गया, वो सारा का सारा उन्होंने प्रेम महाविद्यालय को दान कर दिया। इसके अलावा 5 गांवों की जो उनकी जागीर थी, 5 गांवों का जो रेवेन्यू था, जो जमाने में 13-14 हजार रुपए सालाना हुआ करता था, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी रकम थी, वो सारी की सारी प्रेम महाविद्यालय को के कोष में उन्होंने दान कर दिया कि ये जो रकम इन गांवों से जो लगान वसूल के आएगा, वो सारा का सारा प्रेम महाविद्यालय को चलाने में लगेगा। उस विद्यालय के बारे में, महाविद्यालय के बारे में बहुत गर्व के साथ राया साहब ने लिखा है। उन्होंने बताया है कि वहां जो बड़े बड़े गेस्ट आए थे, उन्होंने उसके बारे में क्या लिखा था। गांधी को उन्होंने सबसे पहले कोट किया है। गांधी जी ने वहां जो रजिस्टर था, विजिटर्स रजिस्टर, उस पर लिखा था कि विद्यालय में आप जाएं तो दिमाग में अनेक विचार आते हैं। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे देखे बिना रहा जा सके। संस्थापक की तारीफ करनी ही। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने जो तारीफ में लिखा था, वो भी उन्होंने वहां पे लिखा, अपनी जीवनी में लिखा। तो प्रेम महाविद्यालय एक तरह से उनका स्वप्न था। इसके साथ ही उन्होंने 2 अखबार शुरू किए। एक तो प्रेम के नाम से था, जो प्रेम महाविद्यालय का ही मुखपत्र हुआ करता था, और दूसरा जो था वो निर्बल सेवक के नाम से था, जो समाज में दलित दमित लोग थे उनके पक्ष में आवाज उठाने का काम करता था। राया साहब बताते हैं कि बचपन में उनको संस्कृत और फारसी तो सिखाया गया था, लेकिन हिंदी का उनको बहुत ज्ञान नहीं था। तो जो साहित्यिक हिंदी होती है, जिसमें लिखा जाता है, ये उन्होंने इन अखबारों का संपादन करते हुए, इन अखबारों को निकालते हुए ही सीखा। उसी दौर में उन्होंने देहरादून में कुछ मकान खरीद लिए थे, और देहरादून में उनका परिवार शिफ्ट हो गया था। उनकी एक बेटी और उनका बेटा और पत्नी ये देहरादून में शिफ्ट हो गए थे। 1910 में इलाहाबाद में जो कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस हुई, कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ, उसमें जो स्वागत समिति थी, उसका सदस्य उनको बनाया गया। मोतीलाल नेहरू के बारे में उन्होंने लिखा है कि कैसे मोतीलाल नेहरू से उनकी मुलाकात हुई। लेकिन उसी समय प्रथम विश्व युद्ध की खबर 1914, और राजा साहब ने यह तय किया कि प्रथम विश्व युद्ध में वो सारी कोशिशें ऐसी करेंगे जिस कोशिश से इंग्लैंड को हराया जा सके। तो इंग्लैंड के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत थी जर्मनी। उन्होंने ये तय किया कि वो जर्मनी जाएंगे। पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, बड़ी मुश्किल से पासपोर्ट को मिल नहीं पाया, तो किसी तरह से वो इंग्लैंड पहुंचे। इंग्लैंड से फिर जोड़ जुगाड़ करके वहां श्यामजी कृष्ण वर्मा से मिले, और भी लोगों से मिले। मतलब इतनी डिटेल कहानी है कि अगर मैं पूरी बताने लगूंगा तो कई घंटों की बनेगी। मैं शॉर्ट करके बताना चाह रहा हूं। तो वहां इंग्लैंड गए वो, इंग्लैंड से फिर वो वीना होते हुए जर्मनी पहुंचे, और जर्मनी में जो वहां के शासक थे कैसर, उनसे उनकी मुलाकात हुई। कैसर द्वितीय जो उस समय शासक थे, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने इनको सलाह दी कि अगर अफगानिस्तान हमारे साथ शामिल हो जाए, क्योंकि बिल्कुल ब्रिटेन के दरवाजे पर, तो अफगानिस्तान के साथ मिलकर हम हिंदुस्तान पे हमला कर सकते हैं और हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद करा सकते हैं, और प्रथम विश्व युद्ध में हमारी स्थिति जो है बहुत बेहतर हो सकती है। वहां से टर्की गए। जब वो टर्की गए तो उनके साथ एक जर्मन डिप्लोमेट भी उनके साथ गया, फिर टर्की से एक डिप्लोमेट साथ में हो गया, और इसको टर्की जर्मन प्रतिनिधिमंडल कहते हैं, जिसमें 3 लोग ये लोग थे। वहां से कैसे कैसे करके काबुल पहुंचे। बहुत मुश्किल रास्ता था, कैसे कैसे करके वो लोग काबुल पहुंचे। काबुल में उनकी जो उस समय के शासक थे, उनसे मुलाकात हुई। सुल्तान हबीबुल्लाह से मुलाकात हुई, और कैसर का संदेश उन्होंने दिया। हबीबुल्लाह उससे प्रभावित हुए, हर तरह की मदद करने का आश्वासन दिया, और उनको राजकीय जो अतिथि होते हैं उस सम्मान से एक महल में रखा। उसी महल में 1 दिसंबर 1916 को काबुल में, उसी महल में भारत की पहली प्रोविजनल सरकार बनी। अब इसकी बात तो अक्सर होती है, लेकिन सरकार में था कौन कौन? इसके पीछे किस्सा यह है कि बहुत सारे भारत के जो
क्रांतिकारी थे, जब वो पहुंचे काबुल तो उनको पता चला कि वो वहां जेलों में बंद है। जब हबीबुल्लाह साहब से उनकी मुलाकात हुई अफगान शासक, तो उन्होंने उनसे कहा कि इन सारे कैदियों को आप रिहा कर दीजिए, ये हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ने वाले लोग हैं, ये कोई अपराधी नहीं है। हुआ ये था कि ये लोग अंग्रेजों के कहर से बच के भाग के अफगानिस्तान में गए थे और वहां इनको गिरफ्तार कर लिया गया। हबीबुल्लाह ने तुरंत सबकी रिहाई का आदेश दिया। तो कुछ लोगों को इनमें से लिया, कुछ जो उनके साथी थे, और वहां पर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई। इस गवर्नमेंट में महेंद्र प्रताप जी को आजीवन राष्ट्रपति बनाया गया। वो लिखते हैं कि आजीवन का अर्थ बस यही था कि जब तक मैं हिंदुस्तान पहुंच ना जाऊं, और हिंदुस्तान पहुंच के जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको कांग्रेस पार्टी को मैं ये सत्ता दे न दूं। गांधी को लेके उनके यहां बार बार बड़ी खूबसूरत बातें आती हैं, मैं उस पर बात करूंगा। इसके अलावा मौलाना बरकतुल्लाह को प्रधानमंत्री बनाया गया। आप जानते हैं मौलाना बरकतुल्लाह वही है जिनके नाम पर भोपाल में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी है। हालांकि आजादी वो देख नहीं पाया, 1927 या 28 में कैलिफोर्निया में शुगर की वजह से, ब्लड शुगर की वजह से उनकी मौत हो गई। मौलवी बशीर को गृह मंत्री बनाया। एक चंपक रामन पिल्लई साहब थे, उनको विदेश मंत्री बनाया। पेज 110 111 मैंने दिया हुआ है, उस पर ये सारे डिटेल्स आप देख सकते हैं जो उनकी प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी। हालांकि 1920 में ये होता है कि अफगानिस्तान और इंग्लैंड का समझौता हो जाता है, और जब वो समझौता हो जाता है तो फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो नहीं रह जाती है। अफगानिस्तान जहां इनको शरण मिली थी, जब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का मित्र बन जाता है, तो इनके प्रति सारा सद्भाव रखते हुए और सब कुछ करते हुए भी वो एक एंटी ब्रिटिश फोर्स को अपने यहाँ अलाउ नहीं कर सकता था। इसलिए ये जो प्रोविजनल सरकार थी ये प्रैक्टिकली काम करना बंद कर देती है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो राजा महेंद्र प्रताप का एक लंबा जीवन जो गया है, वो पूरी दुनिया में घूम घूम कर एक तरफ तो विश्व बंधुत्व और विश्व एकता स्थापित करने की कोशिश है। वर्ल्ड फेडरेशन उन्होंने बनाया, गदर पार्टी के साथ सहयोग किया। इसके अलावा जापान गए, सारी दुनिया घूमी। तो एक तरफ तो उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी बनाई, तो एक तरफ तो उन्होंने विश्व बंधुत्व के लिए काम, एशिया की एकता के लिए काम, इंपीरियलिज्म साम्राज्यवाद के खिलाफ काम किया, और दूसरी तरफ भारत की आजादी के लिए जो कुछ उनसे बन सकता था वो किया। बहुत सारे लोग आप जानते हैं उस जमाने में ऐसे थे, चाहे रास बिहारी बोस हो या और भी कई लोग, जो विदेशों में, इवन सरदार अजित सिंह जो भगत सिंह के चाचा थे, जिनके लिए हिंदुस्तान में रहना मुश्किल हो गया था, वो विदेशों में रहकर भारत की आजादी के लिए काम कर रहे थे। जिस तरह की इंटरनेशनल सिचुएशन थी उसका फायदा उठाकर चाहते थे। उनको लगता था कि हिंदुस्तान के अंदर से ऐसा विद्रोह नहीं हो सकता जिस विद्रोह से आजादी मिले। तो उन्होंने कोशिश की कि जो इंग्लैंड के दुश्मन हैं उनके साथ एकता करके और इंग्लैंड को किसी तरह से हिंदुस्तान से हटाया जाए। राजा साहब भी उन्हीं में से एक थे। आप देखते हैं अफगानिस्तान में रहते हुए वो टर्की जाते हैं, रशिया बार बार जाते हैं, जहां ट्रॉट्स्की से उनकी पहले मुलाकात होती है, एक बार उनकी लेनिन से भी मुलाकात होती है। वो चाहते हैं कि रशिया उनके साथ खड़ा हो। वो चाहते हैं कि रशिया जो है इंग्लैंड का मुकाबला करने में उनका साथ दे। चाइना वो बार बार जाते हैं, जापान बार बार जाते हैं, और लगातार ये कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान को आजाद कराया जाए। हालांकि इसको लेकर वो बहुत सफल तो नहीं हुए, लेकिन दुनिया भर में हिंदुस्तान के पक्ष में, यानी हिंदुस्तान की आजादी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश उन्होंने जरूर की। तिब्बत के लिए उन्होंने काफी कोशिश की कि तिब्बत को तैयार किया जाए इंग्लैंड के खिलाफ। आप जानते हैं तिब्बत जो था, ये सब बाउंड्री के, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे तिब्बत हो, उस जमाने में ये सब जो है वो हमारे बाउंड्री के देश थे। तो वो सोचते थे कि अगर यहां पर अंग्रेजों के दुश्मन देश तैयार कर दिए जाए तो जब कभी भी हमला होगा तो हमें सुविधा मिलेगा। तो दलाई लामा को उन्होंने एक लंबा पत्र लिखा। उनकी किताब जो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जो उनकी जीवनी है, उसमें दलाई लामा द्वारा दिया गया उनको जवाब है। इसमें दलाई लामा कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ आप आए, मुझसे मुलाकात करें और इंग्लैंड को पता ना चले, और अगर अंग्रेजों को पता चल गया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, हम वैसे ही मुश्किल में हैं यहाँ पर। तो मुलाकात उनकी नहीं हो पाई। लेकिन ये तिब्बत मिशन था, उसके लिए गदर के लोगों ने उनका समर्थन किया था। गदर पार्टी के लोगों ने $10,000 इकट्ठा करके दिए थे, और
कैसे कैसे, जब वो आप ये पूरा ट्रेवलॉग जैसा भी लगता है कई बार जब आप पढ़ते हैं कि उस जमाने में पैसों की किल्लत रहती थी, हर तरह की परेशानी रहती थी, डर रहता था। मैं आपको बताऊं कि जापान जब वो गए, एक बार जापान में एक मीटिंग में हिस्सा लेने गए थे वो, लेकिन 10 दिन के अंदर ही उनको डिपोर्ट कर दिया गया, उनको जापान से बाहर जाने के लिए कह दिया गया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी कहते हैं कि जो भी गलत निर्णय हो उसका विरोध करो, इसलिए मैं अपने आप नहीं जाऊंगा। अगर आप चाहते हैं मुझे जापान से बाहर निकालना तो आपको मुझे उठा के ले जाना। जैपनीज वाकई उनको उठा के ले गए, लंच कराया, उसके बाद जापान से बाहर उनको भेज दिया। एक समय ऐसा आया कि अफगानिस्तान जो उनका बहुत मित्र हुआ करता था, जो उनको बहुत मानता था, वहां भी अंग्रेजों के साथ संधि होने के बाद समय ऐसा आया कि वो कई बार राजा साहब को अपने यहाँ आने देना नहीं चाहते थे। तो ये सारी मुश्किल जिंदगी जीते हुए अपनी सारी संपत्ति दान करने के बाद वो लगातार इस मुहिम में लगे रहे कि हिंदुस्तान किसी तरह से आजाद हो जाए। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तब भी उन्होंने ये स्टैंड लिया कि चूंकि जापान, जर्मनी, इटली, ये सारे देश जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो अगर हम उनके साथ हो जाए तो इंग्लैंड को हम हरा सकते हैं। दरअसल ये एक बड़ा पेचीदा विषय है। आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस ने भी यही स्टैंड लिया था, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि भारत के अंदर चाहे वो नेहरू हो, चाहे गांधी हो, चाहे बाकी लोग, वो इस तरह के स्टैंड का समर्थन नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? आप अगर खास तौर पर नेहरू को पढ़ें तो नेहरू लगातार इस बात को कहते हैं कि ये जो लड़ाई है वो इंपीरियलिस्ट लड़ाई है, दो साम्राज्यवादियों के बीच की लड़ाई। उसके बावजूद जर्मनी जिस तरह का फासिज्म कर रहा है, अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को आप ढंग से पढ़ें तो जिस तरह यूरोप को वो तहस नहस कर रहा था, किसी भी राज्य के ऊपर, किसी भी देश के ऊपर कब्जा करता चला जा रहा था, और जिस तरह की उसकी यहूदियों के खिलाफ नीतियां थी, जिस तरह से यहूदियों की उसने हत्या करवाई थी, डेमोक्रेसी को एकदम कुचल के रख दिया था, तो उस नाजी हिटलर को की सहायता से मिली किसी आजादी को लेकर नेहरू बिल्कुल भी उत्साहित नहीं थे। उनका यह स्पष्ट मानना था कि अगर हम उनकी सहायता से आजादी लेंगे तो पहली बात तो यह कि दुनिया भर में वो डेमोक्रेसी को, यूरोप को और सारी दुनिया को तबाह कर देंगे, और दूसरा हिंदुस्तान को भी छोड़ेंगे नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति में वो दखल करेंगे। लेकिन इसी के साथ उनका कहना था कि अगर ब्रिटेन सच में फांसीवाद के खिलाफ लड़ने की बात कर रहा है तो उसको अपना फांसीवाद छोड़ना होगा। हिंदुस्तान के अंदर जो उसकी दखल है, हिंदुस्तान को जिस तरह से उसने गुलाम बना के रखा है, उसको हिंदुस्तान को यह आश्वासन देना पड़ेगा कि इस गुलामी से मुक्ति देगा। इसलिए 1942 के आसपास आप देखते हैं कि अंतः नारा यह दिया जाता है कि ना हम इंग्लैंड के साथ है, ना हम जर्मनी के साथ। ना तो इंग्लैंड की वो अपील मानी जाती है जिसमें कहा जाता है कि सेना में भर्ती कराने का सावरकर और कुछ एक लोगों ने इसमें मदद की थी, लेकिन कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन उस समय चलाया था, क्योंकि कांग्रेस की नीति, खासतौर पर जवाहरलाल नेहरू की नीति इस मामले में स्पष्ट थी कि ना तो हम फांसीवादी जर्मनी का साथ दे सकते हैं और ना ही इंग्लैंड का ऐसी हालत में हम साथ दे सकते हैं कि यूरोप में तो वो आजादी का समर्थन कर रहा है लेकिन हमें समर्थन नहीं कर रहा। महेंद्र प्रताप सिंह सोच तो वैसे रहे थे, लेकिन जब जापान ने चीन के ऊपर आक्रमण किया, जब उन्होंने हिटलर की नीतियों को देखा और समझा, तब उन्होंने जापान में जो भारतीय कंटिंजेंट था उसको लीड करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, जापान की सहायता से, जिस तरह की साम्राज्यवादी नीति जापान अपना रहा है, उसकी सहायता से अगर हिंदुस्तान को कोई आजादी मिलती है उसके बाद उसे जापान जैसे देश की गुलामी करनी। उनका कहना यह था कि जो जापान एशियाइयों के लिए की बात कर रहा था, उसने चीन के ऊपर हमला क्यों किया? अगर उसको एशियाइयों की इतनी फिक्र थी, एशिया की एकता की इतनी फिक्र थी, तो चीन के ऊपर उसको हमला नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये कि उसके उद्देश्य नैतिक नहीं है, वो दरअसल अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता है। आप जानते हैं जापान में वो गिरफ्तार भी हुए। उसके बाद गांधी ने काफी कोशिश की, नेहरू ने काफी कोशिश की, और उसके बाद जापान से वो रिहा हुए। जापान से रिहा होने के बाद उनको इंग्लैंड, हिंदुस्तान में डिपोर्ट किया गया। 1946 में वो हिंदुस्तान पहुंचते हैं, और जब हिंदुस्तान वो आते हैं तो उस समय वो किसी देश के नागरिक नहीं थे, कि सारी जिंदगी तो खाना बदोशी में गुजारी थी। पासपोर्ट उनके पास अफगानिस्तान का था, कभी कहीं से पासपोर्ट का इंतजाम होता था, कभी कहीं से पासपोर्ट का इंतजाम होता था। ना तो कोई उनके पास अपना घर था,
न किसी देश की नागरिकता थी। लेकिन वो हिंदुस्तान लौट के आते हैं और हिंदुस्तान लौट के आने के बाद सबसे पहले भागकर महात्मा गांधी के पास जाते हैं, महात्मा गांधी से मिलते हैं। खैर लंबी कहानी में नहीं जाऊंगा। देश आजाद होता है। देश आजाद होने के बाद उनकी सक्रियता अलग तरह की होती है। राजनीति में वो बहुत हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन मथुरा से 1954 में वो चुनाव लड़ते हैं। उस चुनाव की एक रोचक कहानी ये है कि उसमें जनसंघ से अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव लड़ रहे थे, जो बाद में हमारे प्रधानमंत्री बने, और अटल बिहारी वाजपेयी जी चौथे स्थान पे आए थे। कुछ एक सवाल है। पहली बात तो ये कि क्या उनको जाट महाराजा कहना ठीक है? मुझे लगता है कि जाट राजा कहने भर में कोई दिक्कत नहीं है। जाट कोई गाली तो नहीं है। जाट हमारे यहाँ सम्माननीय लोग रहे हैं, लड़ते भिड़ते रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ भी बहुत लड़ाई लड़ी है। अभी भी किसान, जाट किसान जो है वो किसान कानूनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। जाट राजा कहने में दिक्कत इसलिए नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप हिंदुस्तान की आजादी के बाद अखिल भारतीय जाट महासभा के अध्यक्ष रहे। तो हालांकि उन्होंने जाति पाति सब छोड़ने की बात की थी, हालांकि उन्होंने एकदम स्पष्ट कहा था कि मेरा जो धर्म है वो प्रेम है, हालांकि उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि मेरे जीवन का ध्येय हिंदू मुस्लिम सिख एकता है। मैं आपको एक किस्सा बताऊं कि अफगानिस्तान जब वो गए और लंच पे उनको बुलाया गया तो उनके लिए हिंदू रसोइये से अलग से खाना बनवाया गया था। उन्होंने कहा ऐसे किसी भेदभाव को मैं प्रश्रय नहीं दूंगा, जो सब लोग खा रहे हैं वही खाऊंगा, और दस्तरखान पे सबके साथ उन्होंने खाना खाया। तो ये सब रूढ़ियां वो तोड़ चुके थे, लेकिन जाट महासभा के अध्यक्ष वो थे। इसलिए मुझे लगता है कि इस रूप में अगर उनको कोई जाट राजा कहता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। दूसरी बात, क्या जिन्ना को कोई गाली उन्होंने दी थी? एक तो जैसा राजा साहब के जो पोते हैं उन्होंने कहा कि ये राजा साहब की भाषा ही नहीं थी, और राजा साहब की पूरी जीवनी पढ़ते हुए वीर सिंह जो उनके रिसर्चर हैं उनके द्वारा लिखी राजा साहब की जीवनी पढ़ते हुए मुझे जिन्ना पर कोई टिप्पणी नहीं। ये भी कहना थोड़ा अतिरेक होगा कि राजा साहब जो थे वो कोई कम्युनिस्ट थे। वो लेनिन से मिले थे, समाजवादी विचारों के थे, समाज में बराबरी की बात करते थे, लेकिन वो कम्युनिस्ट नहीं हुए थे। वो धार्मिक थे, रूढ़िवादी नहीं थे, लेकिन धार्मिक थे, समाजवाद की बात करते थे। लेकिन न तो वो कभी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए, और न ही उनकी डायरी पढ़ते हुए ये लगता है कि वो किसी कम्युनिस्ट विचारधारा में शामिल के साथ थे। अगर वो कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ होते तो रशिया के साथ तो नहीं, रशिया के खिलाफ तो नहीं जाते ना सेकेंड वर्ल्ड वार। क्या आप जानते हैं कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग जो थे वो जब रशिया के ऊपर जर्मनी ने आक्रमण किया तो सारे के सारे जर्मनी के खिलाफ हो गए थे। राय साहब के साथ ऐसा कुछ नहीं था, तो वो इस रूप में कोई कम्युनिस्ट भी नहीं थे। कॉमरेड शब्द का प्रयोग बार बार करते हैं, कॉमरेड का अर्थ साथी होता है। तो इसलिए चाइना के लिहाज से जब वो बात करते हैं अक्सर, या रशिया के बारे में बात करते हैं, तो कॉमरेड शब्द का उपयोग वो करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि वो कोई कम्युनिस्ट हो गए थे। वो समाजवादी थे, जाति धर्म में भरोसा नहीं करते थे, जिसको वो बार बार कहते हैं अपने, लेकिन वो कम्युनिस्ट नहीं। अब मेरा सवाल कि आरएसएस और हिंदू महासभा के बारे में उन्होंने क्या कहा। मजेदार बात यह है कि 300-400 पन्ने की इस जीवनी में उन्होंने आरएसएस और हिंदू महासभा का नाम, जाहिर सी बात है जो देश की आजादी का इतना बड़ा दीवाना था कि अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों को छोड़कर अपनी सारी जागीर दान करके खाली हाथ दुनिया की यात्रा पे निकल गया। सारी जिंदगी पूरी दुनिया में घूमता रहा हिंदुस्तान की आजादी के समर्थन के लिए, जिसने कभी हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क किया ही नहीं, जिसने जो प्रोविजनल सरकार बनाई उसमें हिंदू मुसलमान सारे शामिल थे। वह ऐसे लोगों की क्यों बात करता जिनका हिंदुस्तान की आजादी से कोई लेना देना नहीं। तो अभी के लिए इतना ही। राजा महेंद्र प्रताप की जीवनी कहीं से मिल जाए तो जरूर पढ़िए, और कम से कम ऐसे इतिहास के बारे में अफवाहें ना फैलाइए। ये अपील मेरी भक्तों से है जो अंधभक्त, जो व्हाट्सएप से पढ़ के कुछ भी पागल हो जाते हैं। कम से कम ऐसे इतिहास के बारे में कोई अफवाह न फैलाइए जिसका सबूत, जिसका प्रमाण लिखित रूप में हमारे सामने उपलब्ध है। तो आज इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी विषय।